वेलकम बैक यूट्यूब चैनल ASL लर्निंग क्लासेज। मैं अनूप सिंह। आज हमें RBSC के 12th क्लास की सिलेबस में जो पोइट्री का पार्ट है उसकी एक पोइम जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पोइम का नाम द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन के 7 चरण या मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। पोइम के नाम से ही पता चल रहा है कि मनुष्य के जीवन को अलग अलग 7 चरणों में 7 अवस्थाओं में बांटा गया है कि किस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल के दौरान कौन सी 7 अवस्थाओं से गुजरता है, वो पोइट ने यहाँ पे वर्णित किया है। पोइट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ा ही नाम है कि विलियम शेक्सपियर 1564 में जन्म हुआ और 1616 में इनकी डेथ हुई। पोइट विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 तक मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कहे जा सकते हैं और विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, बार्ड ऑफ एवन का मतलब विलियम शेक्सपियर। बार्ड का अर्थ होता है पोइट्री, और जो बात करें एवन की तो ये इंग्लैंड की क्या है कि इंग्लैंड की एक रिवर है। ठीक है, इंग्लैंड की एक नदी का नाम है एवन। ठीक है, तो बार्ड ऑफ एवन, बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, बात करें विलियम शेक्सपियर की तो इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने लगभग 38 प्लेज 38 नाटक ठीक है लिखे, 154 सोनेट्स। ठीक है, लगभग 38 नाटक 154 सोनेट से और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स। ठीक है, 2 बड़ी या लंबी कविताएं लिखी। ठीक है, सोनेट्स, सोनेट्स का अर्थ है 14 लाइन्स पोइम। ठीक है, 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसको क्या कहा जाता है? सोनेट। इसके अतिरिक्त विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट जैसे अनेक अपनी रचनाएं लिखी। बात करें इस पोएम की तो नाम से ही पता चल रहा हमें। ठीक है, और ये पोएमें विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक नाटक है एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट के 2nd एक्ट के 7th सीन से ये पोएम ली गई है। ठीक है, 2nd एक्ट का कौन सा? 7th सीन, 7वें दृश्य से। और उसमें एक जैक्स नाम का
कैरेक्टर है। जैक्स नाम का एक पात्र है, अत्यधिक चिंताग्रस्त अर्थात कह सकते हैं दुखी, तो उसके द्वारा कही गई जिसको कहा जाता है मोनोलॉग। ठीक है, अपनी ये पोइम है, इसे क्या कहते हैं? मोनोलॉग। मोनोलॉग का अर्थ है एकल कथा या फिर एक ही व्यक्ति के द्वारा वर्णित। ठीक है, ये इस पोइम में और पोइट के बारे में कुछ जो जानकारी हमने सामान्य जो देखी। अब देखिए पोइम में स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। स्टेज का अर्थ क्या हो गया? रंगमंच। रंगमंच जिस पर किसी नाटक का मंचन किया जाता है। तो कवि विलियम शेक्सपियर ने संपूर्ण संसार को एक स्टेज के रूप में अर्थात एक रंगमंच के रूप में माना है। ठीक है, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, सभी पुरुष और महिलाएं केवल कलाकार हैं। मेयरली का अर्थ है केवल या मात्र, प्लेयर्स का अर्थ यहाँ है कलाकार या पात्रे। ठीक है, जिस तरह से एक मंच पर विभिन्न प्रकार के कलाकार अभिनयकर्ता आकर के अपना जो अभिनय करते हैं, उसी प्रकार से ये संपूर्ण संसार है जिसको विलियम शेक्सपियर ने क्या माना है? एक रंगमंच के समान, कि संपूर्ण संसार क्या है? रंगमंच ही है। और जिस तरह से एक रंगमंच पर स्टेज पर कलाकार आकर के अपनी भूमिकाएं निभाते हैं अलग अलग तरीके के, उसी प्रकार से इस संसार के सभी पुरुष और महिलाएं क्या है? कलाकार हैं। ठीक है, दे हैव दियर एग्जिट्स एंड दियर एंट्रेंसेज। वे का मतलब ऑल द मेन एंड वीमेन। वे का मतलब सभी पुरुष और महिलाएं चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, एग्जिट्स का अर्थ होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, गमन करना। एंट्रेंसेज का अर्थ है प्रवेश करना या आगमन। ठीक है, तो वे अर्थात संसार के सभी पुरुष और महिलाएं इसमें प्रवेश करते हैं। इसमें का अर्थ है स्टेज पर, अर्थात इस दुनिया में प्रवेश करते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार से एक मंच पर कलाकार अपनी भूमिका अदा करता है, उसी प्रकार से संसार के सभी पुरुष और महिलाएं इस संसार में जन्म लेकर के आते हैं और विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा करके वापस से प्रस्थान कर जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान अनेक भूमिकाएं निभाता है। इन हिज टाइम का अर्थ है जीवन काल। ठीक है, किसी भी मनुष्य का जो जीवन काल है, इन हिज टाइम, कोई भी मनुष्य वो अपने जीवन काल के दौरान, प्लेज का अर्थ है निभाता, निभाता है। और मैनी पार्ट्स से, मैनी पार्ट्स का अर्थ है कई
भूमिकाएं, ठीक है, कई भूमिकाएं। तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में, ठीक है, वह जन्म लेकर के इस संसार में प्रवेश करता है और अपने जीवन काल में अनेक तरीके की भूमिकाएं अदा करता है और वापस किसको प्रस्थान कर जाता है और ये अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिज एक्ट से बीइंग 7 एजेज, उसके कार्य 7 अवस्थाओं में है। हिज एक्ट से, एक्ट का अर्थ कार्य, ठीक है, मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान जो भी यहाँ पर कार्य करता है उन्हें कितनी अवस्थाओं में, 7 अवस्थाओं में बांटा है, 7 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले एक शिशु के रूप में। इन्फेंट का अर्थ क्या होता है? शिशु। इन्फेंट क्या होता है? शिशु या नवजात, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने यहाँ सबसे पहली जो भूमिका है वो किसके रूप में? एक शिशु के रूप में बताई है, ठीक है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सरी आर्म्स, म्यूलिंग रोते चिल्लाते हुए, ठीक है। म्यूलिंग का अर्थ है रोते चिल्लाते हुए, ठीक है। प्यूकिंग, प्यूकिंग का अर्थ है उल्टियां करते हुए। प्यूकिंग क्या होता है? उल्टियां करते हुए। इन द नर्स आर्म से, नर्स का अर्थ है धाय माता, ठीक है। धाय माता के बाहों में, ठीक है, या नर्स के गोद में कह सकते हैं, नर्स के गोद में या धाय माता के बाहों में रोते चिल्लाते हुए और उल्टियां करते हुए। कौन है? एक शिशु। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के प्रवेश करता है एक शिशु के रूप में, एक नवजात के रूप में, और वह शिशु पूरी तरह से दूसरे लोगों पर ही निर्भर करता है। वह स्वयं कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता। तो इस पंक्ति में ये बात बताइए कि जो शिशु होता है वो अपने धाय माता, धाय माता का अर्थ है नवजात या शिशु की देखरेख करने वाले, उसकी देखभाल करने वाले। राजस्थान के इतिहास में नाम सुना होगा आपने, एक ऐसी महिला जो कि बलिदान के लिए जानी जाती है, पन्ना धाय, ठीक है। धाय वो भी क्या थी? शिशु की देखरेख करने वाली थी। तो छोटे बच्चे की जो देखरेख करते हैं उसे क्या कहते हैं? धाय माता। तो वह शिशु धाय माता की गोद में रोते चिल्लाते हुए और उल्टियां करते हुए पूरी तरह से उस पर क्या है? निर्भर है। पहली अवस्था मनुष्य के जीवन की, ठीक है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, तब एक शिकायत करने वाले स्कूली लड़के के रूप में। जो दूसरी स्टेज, जो सेकंड स्टेज जो बताई है वो किसके रूप में? एक स्कूली लड़के के रूप में, विद्यार्थी के रूप में। विनिंग, विनिंग का अर्थ होता है शिकायत करते हुए, शिकायत करते हुए या बहाना बनाते हुए। कौन है? एक स्कूली लड़का। विद हिज सैचल, अपने पीठ पर बस्ता रखे हुए। सैचल का अर्थ होता है बस्ता, स्कूल का जो बैग होता है बस्ता होता है सैचल, ठीक है। तो दूसरी स्टेज एक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी के रूप में बताइए, जो कि तरह तरह की क्या करता है? शिकायतें करता है, बहाने बनाता है। उसकी पीठ पर क्या रखा हुआ है? बस्ता रखा हुआ है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और प्रातः काल के चमकते हुए चेहरे के साथ, ठीक है। शाइनिंग चमकदार,
मॉर्निंग फेस का अर्थ है प्रभात वेला का चेहरा, ठीक है, प्रातःकाल का चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक घोंगे की तरह रेंगते हुए। क्रीपिंग का अर्थ होता है रेंगना, ठीक है, रेंगते हुए। और लाइक स्नेल का अर्थ घोंगे की तरह, स्नेल का अर्थ होता है घोंगा, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से चलने वाला एक जीव है ये। तो अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा पूर्वक विद्यालय जाते हुए, विद्यालय जाने के लिए उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, अनिच्छा जता रहा है। तो देखिए अनविलिंगली का अर्थ है अनिच्छुक, ठीक है, अनिच्छा पूर्वक। तो सेकंड स्टेज जो एक शिकायत करने वाले अर्थात तरह तरह के बहाने बनाने वाले लड़के के रूप में है, जो अपनी पीठ पर बस्ता रखा हुआ है और विद्यालय जाने की बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं हो रही। और किस तरह से चल रहा है, घोंगे के समान रेंग करके चलने का बहुत ही धीमी गति से चलना, बहुत ही धीमी गति से वो विद्यालय जा रहा है क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है। और कवि ने देखिए उस बच्चे के चमकदार चेहरे वर्णन किया है कि सुबह प्रातःकाल को, ठीक है, प्रातःकाल को चमकदार चेहरा अर्थात उसका चेहरा एकदम से दीप्तिमान है, चमक से भरा हुआ है, लेकिन विद्यालय जाने की उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है। ये पोएम के अपने 2 स्टैंजा कंप्लीट हुए हैं। बात करें पोएम की फर्स्ट लाइन, ऑल द वर्ल्ड से स्टेज, तो इस लाइन में बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो ऑल द वर्ल्ड से स्टेज लाइन में फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें पोइट ने यूज किया है मेटाफर। मेटाफर का अर्थ होता है रूपक, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। फर्स्ट लाइन में क्या यूज किया पोइट ने, मेटाफर। बात करें सेकंड लाइन, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स से, इस लाइन में भी पोइट ने यूज किया है मेटाफर, ठीक है। उसके बाद में बात करें क्रीपिंग लाइक स्नेल, ठीक है, घोंगे की तरह रेंग कर, तो इस लाइन में पोइट ने यूज किया है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, ठीक है, उपमा। क्या यूज किया है, उपमा। लाइक और एज जैसे शब्दों से इसको जोड़ते हैं क्या, सिमिली, ठीक है। तो हमने पोएम के जो 2 स्टैंजा है उसमें मीनिंग साथ में फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन हमने पढ़ी है। और बात करें इस पोएम के राइम स्कीम की, ठीक है, तो राइम स्कीम देखिए किसी भी पोएम के पंक्ति का जो लास्ट वर्ड्स होता है उसकी जो साउंड को देख करके राइम स्कीम का अर्थ है तुकांत, तुकबंदी, ठीक है। किसी भी भजन को, सॉन्ग को या कविता को लयबद्ध बनाने के लिए, ठीक है, राइम स्कीम का यूज किया जाता है। इनकी लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं उनमें उनके साउंड को मिलाते हुए इसको और अधिक सुंदर बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, राइम स्कीम। तो स्टेज है, यहाँ प्लेयर्स है। स्टेज इसमें बात करें राइम स्कीम की ए है, प्लेयर्स ये भिन्न है, इसमें बी है। एंट्रेंसेज ये भी दोनों से भिन्न है, स्टेज और प्लेयर्स से एंट्रेंसेज भिन्न है, इसमें क्या हो जाएगा, सी। बात करें पार्ट से तो एंट्रेंसेज, प्लेयर्स, स्टेज, पार्ट्स ये अलग है, ये क्या हो जाएगा, डी। तो इससे इन दोनों स्टेंजा की बात करें तो इसमें राइम स्कीम जो पोएट ने यूज की है ए बी सी डी, यहाँ से भी देखेंगे इन्फेंट, फिर ए और आर्म्स बी, सेचल सी और डी। बात करें राइम स्कीम की तो ए बी सी डी राइम स्कीम पोएट ने इसमें यूज की है, ठीक है। तो आशा है आपके ये समझ आ गया होगा। हमने 2 स्टेंजा पढ़ लिए, ठीक है, बाकी के स्टेंजा
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।